हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे क्लास 9 की आपकी इंग्लिश का चैप्टर नंबर 3 विंड्स ऑफ चेंज। तो हमने पहले इस चैप्टर को पढ़ा, समझा, उसकी मीनिंग्स देखे। आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर देखेंगे। लास्ट में जो आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर दिए हुए हैं वो देखेंगे। चलिए एक बार देखते हैं। तो पहले वाले पार्ट में हमने इसको चैप्टर को पूरा रीड करा है, इसके मीनिंग्स देखे हैं, आप जाके वो पहले देख सकते हैं। उसके बाद हम इसके इस वाले पार्ट में जो सेकंड पार्ट है इसमें क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले है चेक योर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट है वर्क इन पेयर्स, आपको पेयर में काम करना है। टू कंप्लीट द टेबल ऑन पंखा, पंखा के ऊपर आपको नीचे एक टेबल दी हुई है जिसे आपको कंप्लीट करना है। शेयर योर आंसर विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने आंसर को क्लासमेट और टीचर के साथ आपको शेयर भी करना है। यहाँ पे टेबल दी हुई है, यहाँ पे लिखा है स्टेट कि वो पंखे जो है कौन से स्टेट में बनाए जाते हैं। टाइप ऑफ फैंस, कि उन फैंस को यानी पंखे को बनाने के लिए किस टाइप के वो होते हैं। एंड मटेरियल यूज्ड, कौन से मटेरियल का यहाँ पे यूज़ किया जाता है इन पंखों को बनाने के लिए। सबसे पहले आपको दिया हुआ है राजस्थान, जैसे राजस्थान के पंखे के बारे में हमने पढ़ा था कि एक होता है एप्लीके, जरदोजी है ना, और टेम्पल फैन। तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है एप्लीके हैंड फैन। अब इसको बनाने के लिए कौन सी मटेरियल का यूज़ किया जाता है आपको वो लिखना है। चलिए इस टेबल को कंप्लीट करते हैं, एक बार आंसर्स देख लेते हैं। मटेरियल यूज में हम लिखेंगे पीसेस ऑफ फैब्रिक। तो एप्लीके हैंड फैन को बनाने के लिए फैब्रिक के पीसेस का यूज़ किया जाता है इन डिफरेंट शेप्स, अलग अलग शेप्स के। एंड पैटर्न शो विद ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, अलग अलग पैटर्न से इनको सिला जाता है। जैसे अलग अलग पीसेस ऑफ फैब्रिक, कपड़ों के छोटे छोटे टुकड़े लिए जाते हैं, उनको अलग शेप दी जाती है, फिर एक पैटर्न के थ्रू ऑर्नामेंटल और निडल वर्क, सुई से उनको सिला जाता है और इस तरीके की कढ़ाई भी की जाती है। ठीक है, सेकंड है आपके, ये भी राजस्थान के है, जरदोजी हैंड फैन, जिसमें गोल्ड थ्रेड का यूज़ किया जाता है। साथ में आपको पिक्चर भी दिखाई हुई है। ठीक है, ये गोल्डन यानी कि जो गोल्ड कलर का जो थ्रेड होता है, धागा होता है, उसका इसको यूज़ करके बनाया जाता है। थर्ड है, ये भी राजस्थान में ही है, टेम्पल हैंड फैंस। ये होते हैं एनग्रेव्ड ब्रास, यानी कि जो आपका पीतल होता है उस पर नक्काशी करके उसमें बारीकी से काम करके ये बनाया जाता है। और इनके जो हैंडल होते हैं बहुत लंबे होते हैं। ये इस तरीके का होता है, देखो पिक्चर भी है साथ में ताकि आप इजीली लर्न कर पाएँ। सेकेंड आपका स्टेट है गुजरात में। आपको जो टाइप्स ऑफ फैंस दिखाए हैं, सबसे पहले है मिरर वर्क हैंड फैन, कि यहाँ पे जो हैंड फैन बनाए जाते हैं उसमें मिरर, छोटे छोटे शीशों का काम किया जाता है। ये प्योर कॉटन विद मिरर वर्क, प्योर कॉटन पे बने होते हैं और उनके ऊपर मिरर वर्क, शीशे का काम किया जाता है। ये कुछ इस टाइप के होते हैं। ठीक है, इस पे ये पूरा कपड़ा होता है कॉटन का, प्योर कॉटन होता है, सूती कपड़ा जिसे हम कहते हैं, उस पर छोटे छोटे मिरर लगा के इन्हें डेकोरेट किया जाता है। सेकेंड इसमें टाइप है बीड्स हैंड फैंस। इसमें बीड्स, छोटे छोटे मन के मोती जो होते हैं उनसे सजाकर इन फैन को बनाया जाता है। इनका जो हैंडल होता है वो सिल्वर का होता है। ओके, अब गुजरात में थर्ड टाइप है कच्छ लेदर हैंड फैन। कच्छ में एक जगह है गुजरात में, कच्छ, वहाँ पे जो हैंड फैन फेमस है वो है लेदर के, कि इन्हें लेदर पे बनाया जाता है। तो यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो किया जाता है लेदर, डेकोरेटिव विद थ्रेड एंड वुल, और उन्हें डेकोरेट किया जाता है थ्रेड से और वुल यानी कि ऊन से। इस तरीके से बने होते हैं। ये बीच का जो हिस्सा होता है पूरा लेदर का होता है और साइड में वुल से इसको डेकोरेट किया जाता है। फिर है वेस्ट बंगाल के, ये है 16 हैंड फैंस। 16 एक टाइप ऑफ ग्रास होती है, वाइट कलर की होती है, जिससे ये फैंस बनाए जाते हैं। मटेरियल्स में यूज़ किया जाता है 16 स्पॉन्जी सेंटर ऑफ द 16 प्लांट। इस तरीके का प्लांट होता है, इसके बीच में एक स्पॉन्जी जो है प्लांट का हिस्सा होता है, काफ़ी मुलायम होता है, वाइट कलर का, उसका यूज़ करके ये फैंस बनाए जाते हैं। जनरली ये इस तरीके से क्रीम या वाइट कलर के देखे जाते हैं। फिर है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में जो फैंस बनाए जाते हैं उन्हें कहते हैं फर्ड हेड फैंस, और जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो है प्योर गोल्ड। प्योर गोल्ड का मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है, सिल्वर जरी, सिल्वर की कढ़ाई की जाती है, सिल्क का यूज़ किया जाता है यानी कि रेशम का, एंड सैटिन फ्रिल्स, फ्रिल्स होती है झालर, साइड में इस टाइप की झालर लगाई जाती है। ओके, फिर है बिहार के हैंड फैंस। ये बैम्बो के हैंड फैंस होते हैं, ताड़ पत्रों के जिसे हम कहेंगे, और बैम्बो का ही इसमें यूज़ किया जाता है जो कि वहाँ पे मिलते हैं, और कुछ इस टाइप के होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन।
रीड द एक्सट्रैक्ट, आपको एक एक्सट्रैक्ट नीचे दिया हुआ है गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको ये एक्सट्रैक्ट पढ़ना है, फिर कुछ क्वेश्चंस आपसे नीचे पूछे उनको आंसर करना है। चलिए एक्सट्रैक्ट पढ़ते हैं। ओवर अ टाइम, समय के साथ, पंखास बिकेम सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ट्रेड रूट्स। तो समय के साथ जो पंखे हैं उनमें एक सिग्निफिकेंट कल्चरल गुड्स डिस्ट्रीब्यूट, एक बदलाव आया, सिग्निफिकेंट बदलाव हम कह सकते हैं कि इन्हें कल्चरल गुड्स जो थे हमारे उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा ट्रेड रूट, ट्रेड होता है व्यापार मार्ग, व्यापार मार्गों के थ्रू इन्हें डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा। दे वर कंसीडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिश। ये कैसे होते थे? एक्जोटिक होते हैं अनोखे और स्टाइलिश। ये इन्हें कंसीडर किया जाता था, एक अनोखे और स्टाइलिश इन्हें बनाया जाता था। ऑल दो देयर, हालांकि देयर वॉज सब्सटेंशियल कमोडिटी इन देयर यूज अक्रॉस इंडिया। लेकिन इसमें क्या था? हालांकि इन्हें स्टाइलिश और अनोखा बनाया जाता था, लेकिन इनका जो यूज़ था वो कॉमन था सब जगह, पूरे इंडिया की हम बात करें। डिफरेंट विलेज, अलग अलग गाँव में, एंड टाउन्स, शहरों में, कस्बों में, डेवलप देयर ऑन वेराइटी ऑफ ट्रेडिशनल पंखास, अपने अपने अलग अलग तरीके के वैरायटी के ट्रेडिशन, पारंपरिक पंखे बनाए जाते थे। ईच प्लेसेस डेवलप्ड पंखास विद डिस्टिंक्ट मटेरियल, हर जगह पे, हर प्लेस पे जो पंखे बनाए जाते थे वो उन्हें अलग अलग डिस्टिंक्ट मटेरियल्स, अलग अलग मटेरियल वहाँ पे यूज़ किया जाता था। और अ वैरायटी ऑफ इंट्रिकेट डिज़ाइन, इंट्रिकेट होता है बहुत बारीकी से इनमें डिज़ाइन भी किया जाता था। दैट सेट दैम अपार्ट फ्रॉम वन अनदर, जो कि इन्हें एक दूसरे से अपनी एक अलग पहचान बनाते थे, क्योंकि हर जगह पे अलग अलग मटेरियल मिलता था, उन्हीं मटेरियल का यूज़ करके फैंस बनाए जाते थे, इसलिए इन फैंस में अलग अलग वैरायटी होती थी जो एक दूसरे को अलग बनाते थे। ठीक है, अब नीचे आपसे क्वेश्चन पूछा है। सबसे पहला आपसे क्वेश्चन है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस इज ट्रू एंड फॉल्स। नीचे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसको आपको पढ़ना है, आपको बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। पंखास वर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर आइटम ऑफ कॉमर्स, जो पंखे हैं, कॉमर्स होता है व्यापार, तो जो पंखे हैं एक मोस्ट पॉपुलर आइटम बन गए थे व्यापार में। क्या ये बात ठीक है? तो ये बात बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि पहले तो पंखों का जनरली यूज़ सिर्फ हवा करने के लिए किया जाता था, लेकिन धीरे धीरे पंखों को बना के आर्टिशियंस जो है जो उन्हें सेल आउट भी करने लगे, ये लाइवलीहुड भी बन गया, इसलिए हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे ट्रू। ओके, सेकेंड क्वेश्चन है, वाई हैज़ द वर्ड ट्रेडिशनल बीन यूज टू डिस्क्राइब पंखास। ट्रेडिशनल होता है पारंपरिक, तो यहाँ पंखों के लिए, पंखों को डिस्क्राइब करने के लिए ट्रेडिशनल शब्द का, पारंपरिक शब्द का यूज़ क्यों किया गया है? तो सेकंड का आंसर देखो, द वर्ड ट्रेडिशनल हैज़ बीन यूज फॉर पंखास। जो वर्ड है ट्रेडिशनल, पारंपरिक, वर्ड का पंखे के लिए यूज़ किया जाता है, किया जा रहा है, बिकॉज दे आर इन यूज सिंस एंशियंट टाइम, क्योंकि इनका यूज़ किया जाता है, किया जा रहा है पूरे प्राचीन काल से, एंड आर कनेक्टेड विद लोकल कल्चर, जो कि, और ये हमारे लोकल कल्चर से भी कनेक्टेड है, कस्टम से, हमारे रीति रिवाज से, एंड रीजनल क्राफ्टमैनशिप, और रीजनल क्राफ्टमैनशिप से भी ये कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे इनको ट्रेडिशनल वर्ड बोल के डिस्क्राइब किया जा रहा है। ओके, थर्ड क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नीचे आपको स्टेटमेंट दी हुई है, इसको कंप्लीट करना है। द सेंटेंस दे वर कंसिडर्ड एक्जोटिक एंड स्टाइलिश, यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि इन्हें एक्जोटिक और स्टाइलिश बनाया जाता था, इज एन ओपिनियन एंड नॉट अ फैक्ट, बिकॉज ये एक ओपिनियन है, एक फैक्ट नहीं है। मतलब किसी का ओपिनियन है, कोई ये मानता है कि ये स्टाइलिश और अनोखे हैं, ठीक है, एक्जोटिक हैं, ये फैक्ट नहीं है। बिकॉज क्यों नहीं है? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बिकॉज एक्जोटिक एंड स्टाइलिश आर पर्सनल जजमेंट, क्योंकि सब लोग जो पंखे का यूज़ करते थे, ज़्यादातर ये नहीं है कि पंखे को स्टाइलिश मान के वो यूज़ करते थे, हवा करने के लिए जनरली यूज़ किया जाता था, लेकिन यहाँ पे जो राइटर है उसने पंखे को स्टाइलिश बताया, एक्जोटिक बताया, अनोखा बताया, ये उसका ओपिनियन है, वो ये मानता है कि पंखे स्टाइलिश है, अनोखे हैं। पर सबके लिए एक ही पॉइंट ऑफ व्यू नहीं हो सकता, सब ये नहीं मानते, क्योंकि हर पर्सन टू पर्सन ये वेरी करता है, उनका ओपिनियन क्या है, कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ठीक है, कि हर व्यक्ति अपने अनुसार मानता है कि पंखे कैसे, उसके लिए क्या है, वो स्टाइलिश मानता है या नहीं, या सिर्फ हवा करने का ही एक ऑब्जेक्ट मानता है। ओके, फोर्थ आपको क्वेश्चन है, इनफर वन रीजन फॉर
कॉमनैलिटी इन द यूज़ ऑफ पंखाज अक्रॉस इंडिया। आपको एक रीज़न देना है कि क्या कॉमनैलिटी है, क्या कॉमन है पंखे के यूज़ करने में पूरे भारत में, मतलब पूरे भारत में जो पंखा यूज़ किया जाता है उसमें क्या कॉमन है। तो आंसर हम लिखेंगे फोर्थ का, पंखाज वर कॉमनली यूज अक्रॉस इंडिया बिकॉज पंखा का जो एक जनरली यूज़ है पूरे इंडिया में, क्योंकि दे वर सिंपल टूल्स फॉर कूलिंग, कि एक सिंपल टूल्स है, सिंपल ऑब्जेक्ट है हवा करने के लिए, ठंडक पहुंचाने के लिए, एंड वर नीडेड इन हॉट क्लाइमेटिक, और इनकी ज़्यादातर ज़रूरत होती है जहाँ पे क्लाइमेट है वो कैसा होता है, हॉट होता है, गर्म होता है, एंड कंडीशन अक्रॉस द कंट्री, जहाँ पे जो क्लाइमेट कंडीशन है हॉट है, गर्म है, वहाँ पे इन पंखों का जनरली हवा करने के लिए, ठंडक पहुँचाने के लिए यूज़ किया जाता है। ये एक उनका कॉमनली या जनरली यूज़ है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, सेलेक्ट विच वन ऑफ द टू स्टेटमेंट इज द करेक्ट असर्शन फॉर द गिवन रीजन। नीचे आपको कुछ असर्शन दिए हुए हैं, एक रीज़न दिया हुआ है, आपको बताना है जो रीज़न पढ़ के कि कौन सा इसका स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए रीज़न पढ़ते हैं। रीज़न है आपका, पंखाज वर मेड ऑफ इंडिजेनस मटेरियल, जो पंखा है वो बनाए जाते हैं इंडिजेनस यानी कि वहीं के मटेरियल से, जहाँ पे जो पंखे बनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में जो पंखे बनाए जाते हैं वो अलग है, गुजरात में जो पंखे बनाए जाते हैं वहाँ पे जैसा मटेरियल मिलता है वो अलग है, उत्तर प्रदेश में जो पंखे बनाए जाते हैं मूंज ग्रास से, क्योंकि वो ग्रास ही वहीं मिलती है, तो सबका अलग अलग जो पंखे बनाने का तरीका है या मटेरियल है वो उसी क्षेत्र के अकॉर्डिंग यूज़ किया जाता है। ठीक है, यूनिक टू द रीजन विद एलैबोरेट डिज़ाइन, अलग अलग रीजन में अलग अलग यूनिक डिज़ाइन वहाँ पे क्रिएट किए जाते हैं। ठीक है, तो क्या इसका असर्शन है, जो रीज़न है इसमें कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। फर्स्ट स्टेटमेंट है ईच काइंड ऑफ पंखास कुड बी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द अदर, तो हर तरीके के जो पंखे हैं वो एक दूसरे से अलग हैं, है ना। एंड बी हो जाएगा पंखास वर यूज्ड बाय मैनी पीपल, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा कि ईच काइंड ऑफ पंखास कुड बी डिस्टिंक्ट, अलग अलग पंखे अलग अलग जगह पे जैसे बनाए जाते हैं तो उनमें वैरायटी आ जाती है, इसलिए वो एक दूसरे से अलग होते हैं। ठीक है, तो आंसर इसका ए हो जाएगा। फिर से आपको एक असर्शन दिया हुआ है, फिर से आपको एक सेकंड पार्ट दिया हुआ है, पैराग्राफ को आपको रीड करना है, फिर नीचे फिर से क्वेश्चंस हैं उनका आंसर करना है। चलिए इस पैराग्राफ को रीड करते हैं। विद द टाइम के साथ एंड द एडवेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेटिव क्रिएशन, नई नई टेक्नोलॉजी आने से, इनोवेटिव क्रिएशन अलग अलग जो स्टाइलिश क्रिएशन आने से, द ब्यूटीफुल कल्चर ऑफ पंखास रन्स द रिस्क टू स्लोली लूजिंग इट्स प्रेजेंस अमंग इंडियंस। तब जब नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, इनोवेटिव हो गया, मतलब एसी वगैरह आ गए, कूलर आ गए, तो क्या हुआ, ये जो ब्यूटीफुल कल्चर है पंखों का वो धीरे धीरे लूजिंग इट्स प्रेजेंस, अपनी प्रेजेंस को खोने लगा, या हम कहें कि उनका जो अस्तित्व है सभी इंडियंस के बीच में उनका अस्तित्व जैसे खोने लगा, ख़त्म होने लगा। वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़, ज़्यादातर लोग इसे अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करते थे। ओवर टाइम, समय के साथ, दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म इनटू अ कमर्शियल बिजनेस, लेकिन धीरे धीरे ये हैंडीक्राफ्ट किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया, एक कमर्शियल बिजनेस में, यानी कि लोग इससे व्यापार करने लगे, बेचने लगे इन्हें बना के। एंड नाउ प्रोवाइड सम फॉर्म ऑफ लाइवलीहुड टू इंडियाज आर्टिशंस, जो इंडिया के, भारत के जो कारीगर है ये अपनी आजीविका के लिए भी, ये उन्हें आजीविका भी प्रदान करने लगा, क्योंकि लोग इसे बना के बेचने लगे जिनसे उनका घर चलता था। द स्लाइट इंक्रीज इन पॉपुलैरिटी एंड डिमांड इज सिग्निफिकेंटली फैक्टर्ड बाय द डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पंखास बीइंग क्राफ्टेड। अगर इनकी पॉपुलैरिटी को बढ़ाना है और इनका डिमांड अगर बढ़े सिग्निफिकेंटली, अगर इसको बढ़ाना है तो क्या करना है, इनके डिफरेंट वर्जन्स और पंखा को हमें यूज़ करना है। जैसे नॉर्मली जो पंखा है अगर उसको यूज़ करें तो जनरली लोग उसे खरीदेंगे नहीं, लेकिन अगर उसे क्रिएटिव बना दिया जाए, उसमें अलग अलग इनोवेटिव आइडियाज़ से उसको सुंदर बनाया जाए, तो ये क्या होगा, एक सिग्निफिकेंटली फैक्टर बनेगा, कारण बनेगा उसकी पॉपुलैरिटी और डिमांड को बढ़ने का, है ना। तो चलिए ये हमने पैराग्राफ पढ़ा, क्वेश्चन देखते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, इनफर वन नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट ऑफ पंखा। आपको बताना है कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा है टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ऑफ पंखा पे टेक्नोलॉजी का क्या एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है।
तो टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ, पंखे का यूज़ धीरे धीरे ख़त्म हो गया। अगर आप किसी से जाके कहेंगे कि पंखा ले लो तो कोई नहीं खरीदेगा। जनरली लोग ऐसे हवा करने के लिए इस पंखे को नहीं खरीदेंगे, बल्कि एक स्विच ऑन से ही आपका फ़ैन, कूलर, एसी सब चल जाता है। तो पंखा जो लोग हैं हम नहीं खरीदते, इतना यूज़ उसका है नहीं, है ना। तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आंसर देखिए, आंसर में हम लिखेंगे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिड्यूस द प्रैक्टिकल यूज़ ऑफ हैंडमेड पंखास। जो टेक्नोलॉजी आ गई, उसका एडवांसमेंट आ गया, इसने क्या करा, जो हैंडमेड पंखास थे उनका यूज़ को कम कर दिया, ख़त्म कर दिया। कॉजिंग दैम टू स्लोली लूज देयर प्रेजेंस इन डेली लाइफ, जिसका कारण ये हुआ कि हमारे जो डेली लाइफ में इसका प्रेजेंस धीरे धीरे ख़त्म होने लगा या समाप्त होने लगा। सेकेंड क्वेश्चन आपसे बोला है कंप्लीट द स्टेटमेंट विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। नीचे आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें आपको एक एप्रोप्रिएट रीजन देके इसे कंप्लीट करना है। द राइटर रेफर्स टू पंखास नॉट जस्ट एन ऑब्जेक्ट बट एज ए कल्चरल बिकॉज। जो राइटर है इसने पंखा को रेफर किया है, पंखास को एक ऑब्जेक्ट नहीं माना इसे, बल्कि कल्चरल कहा है। क्यों कहा है उसने कल्चर? ये बिकॉज पंखास रिफ्लेक्ट रीजनल ट्रेडिशन, क्योंकि जो पंखा है वो उसके रीजनल क्षेत्र के ट्रेडिशन को जो है वो दर्शाते हैं। हिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, हमारे क्राफ्टमैनशिप एंड द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, लोगों के क्राफ्टमैनशिप से जुड़े हुए हैं, लोगों के स्टाइल से, लाइफ स्टाइल से जुड़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो एंशियंट टाइम से हमारे यहाँ पंखे का यूज़ होता चला आ रहा है, इसलिए यहाँ पे उसे कल्चर कहा है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है लिस्ट वन वे इन विच द इंक्रीज इन डिमांड ऑफ पंखास माइट बेनिफिट फॉर आर्टिशियंस। आपको एक तरीका बताना है जिससे हम जो डिमांड है पंखों की उसको इंक्रीज कर सके और जो जिससे बेनिफिट्स मिले जो कारीगर हैं, वो जो पंखा बनाने वाले कारीगर से उनको बेनिफिट्स मिल सके अगर जो पंखों की डिमांड है वो बढ़ जाए। तो कैसे कर सकते हैं हम? फोर्थ का आंसर यहाँ पे है, देखिए इट प्रोवाइड्स आर्टिशियंस विद अ सस्टेनेबल लाइवलीहुड। अगर पंखों की डिमांड बढ़ जाती है तो इससे जो बेनिफिट्स होता है कारीगरों को, ये बेनिफिट्स होता है कि कारीगरों को एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड मिलता है एंड बेटर इनकम अपॉर्चुनिटीज़, अच्छा आमदनी कमाने की, पैसा कमाने की एक अपॉर्चुनिटी उन्हें मिलती है अगर जो पंखे हैं, हैंडमेड जो फैंस हैं, उनकी डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए तब। ओके, आंसर में आप ये लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है सेलेक्ट द फैक्टर दैट हैज़ कंट्रीब्यूटेड टू द कमर्शियलाइजेशन ऑफ पंखा। आपको एक फैक्टर सेलेक्ट करना है जो कंट्रीब्यूट करता है कमर्शियलाइजेशन और पंखा के, पंखा का व्यापार में किस तरीके से जो पंखा है एक ट्रेड का पार्ट बन गया है। तो ये इसका जो फैक्टर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इकोनॉमिक डिमांड। इकोनॉमिक डिमांड यानी कि जब पंखे की डिमांड बढ़ती है तब क्या होता है, उसका जो कंट्रीब्यूटेड है कमर्शियलाइजेशन में वो इंक्रीज हो जाता है। तो इसमें हम फैक्टर लिखेंगे इकोनॉमिक एंड ब्रांड, ओके सॉरी डिमांड। नाउ अब है आपके आंसर्स। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका हाउ डज द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज कैप्चर द असेंस ऑफ द चैप्टर। असेंस का मतलब होता है सार, किसी चीज़ का कंक्लूजन बताना। तो इस चैप्टर का नाम है विंड्स ऑफ चेंज। ये कैसे जो चैप्टर है इसके टाइटल को कंप्लीट करता है, क्या बताता है इस टाइटल के बारे में। तो इसके हम आंसर लिखेंगे। तो आंसर में हम लिखेंगे द टाइटल विंड्स ऑफ चेंज, बदलाव की हवा। ये जो टाइटल है एपेटली कैप्चर द असेंस ऑफ द चैप्टर। ये जो असेंस है चैप्टर के उसको कंप्लीट करता है, उसके सार को बताता है। बिकॉज क्योंकि इट हाईलाइट्स द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ट्रेडिशनल पंखास ओवर टाइम। जो हाईलाइट करता है कि किस तरीके से टाइम के साथ जो पंखा का ट्रेडिशनल जो पारंपरिक तरीका था वो चेंज हो रहा है। अर्लियर पंखास वर मेनली यूज फॉर पर्सनल कंफर्ट। शुरुआत में जो पंखे का यूज़ किया जाता था वो केवल अपने पर्सनल यूज़ के लिए ही किया जाता था। बट टुडे, लेकिन आज, दे हैव बिकम डेकोरेटिव क्राफ्ट आइटम। लेकिन आज ये एक सजीले क्राफ्ट आइटम बन चुके हैं जिन्हें सजाया जाता है। एंड अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर आर्टिशियंस। कारीगरों का एक सोर्स बन गए हैं उनकी आजीविका कमाने का भी, क्योंकि अब इसे बनाकर बेचा जाने लगा है। द टाइटल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी। ये जो टाइटल है वो इस बात को भी रिफ्लेक्ट करता है इन्फ्लुएंस ऑफ टेक्नोलॉजी, किस तरीके से जो टेक्नोलॉजी का
टेक्नोलॉजी से जो बदलाव आया है उसको, चेंजिंग लाइफस्टाइल्स, किस तरीके से लोगों के लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, एंड इनोवेटिव डिज़ाइंस ऑन दिस ट्रेडिशनल क्राफ्ट। और ये जो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट था, जो एक परंपरागत क्राफ्ट का जो काम था, उसमें इनोवेटिव डिज़ाइन से किस तरीके से चेंज आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, सपोर्ट द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एनी 2 रिलेवेंट एग्जाम्पल फ्रॉम द चैप्टर। आपको 2 रिलेवेंट एग्जाम्पल देने हैं जो इस स्टेटमेंट को सपोर्ट करते हैं। स्टेटमेंट है आपकी, द स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन ऑफ पंखाज आर टेस्टिमनी टू द कल्चरल आइडेंटिटी ऑफ द रीजन। ये जो स्ट्रक्चर है पंखों का, जिस तरीके से पंखे बनाए जाते हैं, अलग अलग स्ट्रक्चर से, अलग अलग डिज़ाइन का यूज़ करके उन्हें बनाया जाता है, ये किस तरीके से किसी कल्चर की आइडेंटिटी, उस क्षेत्र में बनाए जाने से उनकी आइडेंटिटी की एक पहचान बनती है। जैसे अगर हम बात करें, राजस्थान के पंखे अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो राजस्थान में मिलता है ना। गुजरात के हमने पंखों के बारे में देखा, तो वहाँ पे पंखों का स्टाइल, उन्हें बनाने का तरीका अलग था। ऐसे ही बंगाल के, उत्तर प्रदेश के, उड़ीसा के पंखों में सब में एक अलग था, जो कि उनकी रीजन की आइडेंटिटी थी, कि पंखे को देखकर आप बता सकते हैं पंखा वहाँ का है। ठीक है, तो आंसर में आपके ऐसे ही 2 एग्जाम्पल लिखने हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 में हम लिखेंगे, राजस्थान एप्लीके हैंड फैन इज मेड यूजिंग कलरफुल पीसेज ऑफ फैब्रिक। जो राजस्थान का एप्लीके हैंड फैन है, जो कि कलरफुल जो कपड़े के टुकड़े हैं उनसे बनाया जाता है, एंड ऑर्नामेंटल नीडल वर्क, जिसमें उसे सजाया जाता है नीडल वर्क से, सुई से उसे सिला जाता है, रिफ्लेक्टिंग द स्टेट्स रिच टेक्सटाइल ट्रेडिशंस, जो कि रिफ्लेक्ट करता है उस स्टेट की रिच टेक्सटाइल ट्रेडिशन को। ओके, सेकेंड एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, गुजरात मिरर वर्क, जो गुजरात में जो हैंडपन्स बनाए जाते हैं उसमें मिरर वर्क का काम किया जाता है, आर डेकोरेटेड विद ट्रेडिशनल मिरर। तो वहाँ पे जो पंखों को डेकोरेट किया जाता है वहाँ के ट्रेडिशनल मिरर एम्ब्रॉयडरी से, जो शीशे की जो कढ़ाई होती है उससे किया जाता है, विच इज़ फेमस क्राफ्ट फॉर दिस रीजन, जो कि ये वहाँ की फेमस क्राफ्ट है उस रीजन की, इससे उसकी पहचान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। The chapter mentions पंखास running the risk of slowly losing their presence। इस चैप्टर में मेंशन किया जाता है कि जो पंखा है वो धीरे धीरे अपनी प्रेजेंस को ख़त्म करते जा रहे हैं अमंग इंडियंस, भारतीयों के बीच में। इवेल्युएट हाउ द बैलेंस बिटवीन प्रिजर्विंग ट्रेडिशन क्राफ्टमैनशिप एंड इनकॉर्पोरेटिंग इनोवेशन डिज़ाइन। तो आपको बताना है कि किस तरीके से आप इस बैलेंस को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे जो पंखों की प्रिजर्व कर सकते हैं उनके ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को और इनोवेटिव डिज़ाइन को। इन द क्रिएशन ऑफ पंखास विल हेल्प इन दिस रिगार्ड। तो पंखे के जो क्रिएशन है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे इसके जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप को प्रिजर्व कर सकते हैं इनोवेटिव डिज़ाइंस के साथ, है ना। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखिए अगर एक पंखे को अपने पर्सनल यूज़ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो शायद कोई उसे ना खरीदे, लेकिन अगर उसमें इनोवेटिव डिज़ाइन डाल दिया जाए, उसे कलरफुल बना दिया जाए, अट्रैक्टिव बना दिया जाए, तो शायद डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में इसे खरीद लिया जाए, है ना। अगर आपकी ही बात करें, अगर आप तो पंखे को आप पर्सनल यूज़ के लिए नहीं खरीदेंगे, लेकिन अगर वो सुंदर लग रहा है, देखने में अच्छा लग रहा है, तो घर में भी रखा हुआ भी अच्छा लगेगा, तो इस तरीके से उसे खरीदा जा सकता है ना। सो आंसर में हम लिखेंगे, अ बैलेंस बिटवीन ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप एंड द इनोवेटिव डिज़ाइन कैन हेल्प कीप पंखास रिलेवेंट इन मॉडर्न टाइम्स, है ना। ट्रेडिशनल टेक्निक प्रिजर्व, जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है वो प्रिजर्व करती है, सुरक्षित रखती है, संरक्षित करती है हमारे कल्चरल हेरिटेज एंड रीजनल आइडेंटिटी को, हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है उसे, और रीजनल आइडेंटिटी, क्षेत्र की जो हमारी पहचान है, क्योंकि पंखे की पहचान उसके क्षेत्र से भी हो जाती है। उस पंखे को देख के आप बता सकते हैं कि ये कहाँ पे बना है, जिस मटेरियल का यूज़ किया गया तो वो उस क्षेत्र में ही मिलता है ना। वाइल इनोवेटिव डिज़ाइन अट्रैक्ट यंगर जनरेशन, जब उसमें पंखे में इनोवेटिव डिज़ाइंस डाले जाते हैं तो जो आजकल की मॉडर्न यंगर जनरेशन है उसको वो अट्रैक्ट करते हैं, मॉडर्न कस्टमर उससे जुड़ते हैं। दिस बैलेंस कैन इंक्रीज डिमांड, जिससे जो बैलेंस है और उससे जो डिमांड है पंखों की वो इंक्रीज होती है, बढ़ती है। क्रिएट न्यू मार्केट एंड एंश्योर दैट द क्राफ्ट कंटिन्यूज टू सर्वाइव वाइल मेंटेनिंग इट्स ऑथेंटिसिटी, है ना।
ऑथेंसिटी भी इसकी जो जनरली बनी रहती है, न्यू मार्केट्स मिलती हैं। जब पंखे की डिमांड बढ़ेगी तो नई नई मार्केट्स में उसको जगह मिलेगी, लोग खरीदेंगे। इससे क्या होगा, जो और लोग इस पर डिपेंड है पंखे जो बनाते हैं उनको लाइवलीहुड उनको प्रोवाइड होगी, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाउ माइट इनिशिएटिव सच एज पंखाज मेकिंग वर्कशॉप कंट्रीब्यूट टू द प्रिजर्वेशन ऑफ दिस ट्रेडिशन क्राफ्ट। तो जो सरकार द्वारा जो इनिशिएटिव लिया गया, एक्शन लिया गया है पंखा मेकिंग वर्कशॉप को चलाने का, जिसमें पंखा किस तरीके से बनाया जाता है वो अपनी जनरेशन को सिखाना, है ना। तो ये कैसे कंट्रीब्यूट करता है प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन क्राफ्ट को, कि हमारा जो ट्रेडिशन क्राफ्ट है, एक पारंपरिक आर्ट है, क्राफ्ट है, उसको कैसे प्रिजर्व, सुरक्षित और संरक्षित हम रख सकते हैं वर्कशॉप के जरिए। तो देखिए वर्कशॉप में क्या होता है, जो आजकल के बच्चे होते हैं उन्हें सिखाया जाता है कि किस तरीके से पंखा बनते हैं, किस तरीके से उन्हें डिज़ाइन किया जाता है। तो जब हम उसे सीखते हैं, अब आपने कभी देखा ही नहीं है, पंखा बनाया ही नहीं है, तो आपका उसको आप जानेंगे ही नहीं कि किस यूज़ के लिए कब यूज़ किया जाता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो जब आप उससे जुड़ेंगे, उसको बनाएंगे, सीखेंगे, देखेंगे, तब आप उसके जो हिस्ट्री है उसको जान पाएंगे, ये क्यों ज़रूरी है, कब से ये यूज़ हो रहा है, ठीक है। सो आंसर में हम लिखेंगे पंखा मेकिंग वर्कशॉप हेल्प स्प्रेड अवेयरनेस। जो पंखा मेकिंग वर्कशॉप्स हैं जहाँ पे पंखा बनाना सिखाया जाता है, वो स्प्रेड करती है अवेयरनेस को, जागरूकता को, अबाउट द ब्यूटी एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ दिस क्राफ्ट, कि इस क्राफ्ट की क्या ब्यूटी है, क्या सुंदरता है और क्या इम्पॉर्टेंस है। दे टीच पीपल टू स्किल इन्वॉल्व इन मेकिंग पंखास, जिसमें लोगों को टीच किया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है कि क्या स्किल्स होती है जिससे ये पंखा बनाया जाता है। एनकरेज किया जाता है एप्रिसिएशन ऑफ ट्रेडिशन आर्ट फॉर्म्स, इससे जो ट्रेडिशन हमारी आर्ट फॉर्म है उसको अप्रिशिएट किया जाता है। एंड इंस्पायर यंगर जनरेशन टू लर्न एंड कंटिन्यू द क्राफ्ट, और जो यंगर जनरेशन है उनको सिखाया जाता है कि किस तरीके से हमारे एंशिएंट टाइम से इस क्राफ्ट का यूज़ होता चला आ रहा है। Such workshop also provide artisans with opportunities to showcase their talent। ठीक है, ये वर्कशॉप जो है वो प्रोवाइड करती है, जो आर्टिशंस हैं, जो कारीगर है, जो इन पंखों को बनाते हैं, उनको भी जो बुलाया जाता है, इनवाइट किया जाता है, ताकि वो आगे आने वाली जनरेशन को सिखाए कि पंखा किस तरीके से बनाया जाता है, उसकी ब्यूटी क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने टैलेंट को शो करने की। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। The writer mentions celebrating पंखास in the concluding part of the chapter। जो राइटर है उसने जो पंखा को सेलिब्रेशन के बताया कि हमें पंखा को सेलिब्रेट करना चाहिए, उत्सव मनाना चाहिए। क्यों, इस चैप्टर में समझाया गया है। Assess how this could be beneficial to artisans and craft। तो आपको असेस करना है कि कैसे ये एक बेनिफिशियल होगा आर्टिशंस के लिए, कारीगरों के लिए, ये क्राफ्ट या आर्ट। अगर हम इस आर्ट को उत्सव मनाएं, उसकी ब्यूटी को समझाएं, तो ये किस तरीके से बेनिफिशियल हो सकता है आर्टिशंस के लिए। ठीक है, आपको ये बताना है। सो आंसर में हम लिखेंगे सेलिब्रेटिंग पंखास हेल्प इंक्रीजिंग पब्लिक एप्रिसिएशन फॉर द क्राफ्ट एंड स्टोरीज बिहाइंड इट। जब हम पंखा को सेलिब्रेट करेंगे, उत्सव मनाएंगे, तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा पब्लिक एप्रिसिएशन को, जो इस क्राफ्ट के प्रति लोग समझेंगे कि क्या ये क्राफ्ट है, कब से ये यूज़ हो रही है और इसके पीछे की क्या स्टोरी है, जिससे लोग समझ पाएंगे। दिस कैन इम्प्रूव द पॉपुलैरिटी ऑफ पंखास, जिससे पंखे की जो पॉपुलैरिटी है वो इम्प्रूव होगी, वो बढ़ेगी। प्रोवाइड आर्टिशंस विद ए लार्जर मार्केट, जो आर्टिशंस हैं, जो कारीगर है, जो इन पंखों को बनाते हैं, उन्हें एक अच्छी मार्केट मिलेगी अपने पंखों को सेल आउट करने के लिए। क्रिएट सस्टेनेबल लाइवलीहुड, एक सस्टेनेबल उन्हें लाइवलीहुड मिलेगा, उसकी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इट ऑल्सो एनकरेजेस द प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशन स्किल्स एंड कल्चर हेरिटेज, और ये एनकरेज करेगा हमारे जो ट्रेडिशन स्किल है, परंपरागत जो स्किल है हमारी, जो सांस्कृतिक विरासत है, उसको प्रिजर्व करने में, सुरक्षित और संरक्षित करने में। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंस जो पिक्चर्स है उससे भी आपको समझाया गया है कि किस तरीके से एक बेटर डिमांड हो सकती है अगर हम इस स्किल को, इस ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करें तो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ डज द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ पंखा फॉर डेकोरेटिव पर्पस रिफ्लेक्ट। तो किस तरीके से ये जो पंखे का जो डेकोरेटिव जो पंखे हैं आजकल, पहले तो इन्हें पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता था, लेकिन आज ये सिर्फ
इनका जो यूज़ है रेस्ट्रिक्टेड हो गया है सिर्फ डेकोरेटिव आइटम के रूप में, है ना। एंड चेंजिंग कल्चरल रोल, किस तरीके से इनका रोल जो है वो चेंज हो गया है दिस ट्रेडिशनल फैंस इन मॉडर्न इंडिया, कि मॉडर्न इंडिया में जो इनका जो हमारे परंपरागत जो फैन थे उनका कल्चरल रोल किस तरीके से चेंज हो चुका है, आपको ये बताना है ना। तो पहले हम पंखे का यूज़ हवा करने के लिए करते थे, है ना, लेकिन अब क्या हो गया है, मॉडर्न इंडिया में इस पंखे को इस तरीके से यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, पंखे आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, तो लोग इन हैंड फैंस का यूज़ नहीं करते, सिर्फ पंखे इन सब चीज़ों का यूज़ करते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। तो अब जो पंखे जो यूज़ किए जाते हैं वो सुंदरता के कारण घर में डेकोरेटिव आइटम्स बन के रह गए हैं, ठीक है। तो आंसर में हम लिखेंगे द रेस्ट्रिक्शन ऑफ द पंखाज मेनली टू डेकोरेटिव पर्पज शो दैट देयर प्रैक्टिकल यूज़ हैज़ डिक्रीजेज ड्यू टू मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैंस एंड एयर कंडीशन। तो आजकल जो मॉडर्न इलेक्ट्रिक फैंस आ गए हैं, एयर कंडीशंस आ गए हैं, कूलर आ गए हैं, तो सिर्फ पंखे का यूज़ डेकोरेटिव आइटम्स के रूप में ही किया जाने लगा है, इनका जो प्रैक्टिकल यूज़ था वो कम हो चुका है। हाउएवर दे कंटिन्यू टू होल्ड कल्चर एंड आर्टिस्टिक वैल्यू एज ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट, लेकिन फिर भी ये जो अपने जो कल्चरल जो आइडेंटिटी है, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट है, उसकी जो वैल्यू है, आर्टिस्टिक वैल्यू है, उसको बनाए हुए हैं। दिस change reflects how pankhas have evolved everyday utility items into symbol of India's culture, heritage and craftsmanship। तो ये चेंज रिफ्लेक्ट करता है कि किस तरीके से जो पंखे हैं वो एवरीडे यूटिलिटी जो हर रोज़ यूज़ किए जाते थे उससे चेंज होके अब सिंबल बन गए हैं सिर्फ इंडियाज़ की कल्चर हेरिटेज के और क्राफ्टमैनशिप के। पहले तो इन्हें यूज़ किया जाता था, लेकिन आज सिर्फ ये एक ट्रेडिशनल फैंस बन के रह गए हैं और कल्चरल हेरिटेज हमारी सांस्कृतिक विरासत रूप में रह गए हैं, है ना। तो आंसर्स में आप ये लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वोकैबुलरी एंड स्ट्रक्चर इन कॉन्टेक्स्ट। रीड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। तो आपके टेक्स्ट में से, स्टोरी में से कुछ वर्ड्स लिए गए हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स, इनका आपको बताना है, क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन अबव इन द फॉलोइंग कैटेगरीज। कुछ कैटेगरीज नीचे आपको दी हुई है, इनको आपको इसमें डिवाइड करना है। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू, एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया। पहले वर्ड्स पढ़ लेते हैं। वर्ड्स है आपका एक्जोटिक एंड स्टाइलिश। एक्जोटिक होता है अनोखा, स्टाइलिश यानी कि फैशनेबल। विलेजेस गांव एंड टाउन्स, गांव एंड कस्बे या शहर। थ्रेड एंड वुल, धागा और ऊन। सिल्क एंड ब्रास, रेशम एंड पीतल। ऑर्नेट होता है सजा हुआ एंड अनक्रेस्टेड होता है जड़ा हुआ। विद इन एंड आउटसाइड, अंदर और बाहर, ठीक है। ये वर्ड्स हैं आपके। चलिए इन्हें कैटेगराइज करते हैं। ये है अपीयरेंस। अपीयरेंस होता है कि कोई चीज़ देखने में आपको बाहर से किस तरीके से दिख रही है वो बताना है। प्लेस, अगर कोई चीज़ प्लेस से जुड़ी हुई है, जगह से जुड़ी है, आपको वो लिखना है यहाँ पे। और मटीरियल, कि क्या सामग्री यूज़ की गई है, वहाँ पे आपको ये मटीरियल में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले है एक्जोटिक एंड स्टाइलिश। तो कोई चीज़ अनोखी है, स्टाइलिश है, वो आप कैसे बता सकते हैं, देख कर बता सकते हैं, यानी उसका अपीयरेंस देख के। तो फर्स्ट आप लिखेंगे अपीयरेंस, ये लिखेंगे आप यहाँ पे इसमें, ठीक है। सॉरी, यहाँ आएगा सेकंड में। उसके बाद है थ्रेड एंड वुल। थ्रेड एंड वुल क्या है, आपका मटेरियल है, आप सामग्री के रूप में इसे यूज़ करते हैं, इसलिए मैंने एम लिख दिया है यहाँ पे। ऑर्नेट एंड एनक्रेस्टेड, ये है आपका अपीयरेंस, कि क्या जो चीज़ सजी हुई है, एनक्रेस्टेड है, जड़ी हुई है, तो वो देखने में लग रही है, आपको सामने से देख रहे हैं आप, तभी तो बता सकते हैं कि वो चीज़ सजी हुई है, डेकोरेटिव है। ये हो गया अपीयरेंस। विलेज एंड टाउन आपका हो गया प्लेस, या प्लेस में लिखेंगे। सिल्क एंड ब्रास, सिल्क एंड ब्रास आपका मटेरियल हो गया, रेशम और पीतल। उसके बाद है विद इन एंड आउटसाइड, ये आपका प्लेस हो गया, ओके। तो दो आपकी प्लेसेस की चीज़ें हैं, दो मटेरियल हैं, दो ही अपीयरेंस है, ठीक है। आप इसमें फिल कर देंगे। आगे आपसे बोला है नाउ फाइंड मोर सच वर्ड्स पेयर फ्रॉम द टेक्स्ट। और वैसे वर्ड्स आपको अपने टेक्स्ट में से देख के लिखने हैं। एंड शेयर देम विद योर क्लासमेट एंड टीचर, अपने क्लासमेट और टीचर के साथ आपको शेयर भी करने हैं। तो और वर्ड्स देखो आप लिख सकते हैं इस पर, जैसे प्लेस में आप लिख सकते हैं अजंता पेंटिंग्स, ओके। मटेरियल में थ्रेड एंड वुल आपने लिख लिया, उसके आगे आप बैम्बो स्टिक्स लिख सकते हैं, केन एंड पाम लीव्स लिख सकते हैं, कॉटन बेस्ड, गोल्ड एंड सिल्वर जरी, कार्डबोर्ड, लेदर, ये सब आप लिख सकते हैं, है ना, मटेरियल में।
लेदर, सिल्वर एंड बीड्स। उसके बाद अपीयरेंस में आप इंट्रिकेट डिजाइन्स लिख सकते हैं, ग्लिटरिंग ऑर्नेट, कलरफुल बीड्स, डेलिकेट पंखाज, स्टडी बैम्बोज, एंटिक पंखाज, है ना। तो ये सब आप पेरेंट्स में लिख सकते हैं। और भी जरूरी नहीं आपको यही लिखनी है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप अपने टेक्स्ट में से, स्टोरी में से देख के लिख सकते हैं कि कौन सी चीज़ अपीयरेंस को, कौन सी प्लेसेस को और कौन सी मटेरियल को आपको दर्शाती है, शो करती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड है फाइंड द वर्ड पेयर्स फॉर द फॉलोइंग फिक्स एक्सप्रेशन। कुछ फिक्स एक्सप्रेशन है, नीचे आपको पेयर्स में दिए हुए हैं। राइट द मीनिंग ऑफ दीज एक्सप्रेशंस, आपको इनकी मीनिंग लिखने हैं बाय सेलेक्टिंग दैम फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। नीचे आपको बॉक्स दिया हुआ है, उसमें से आपको सिलेक्ट करके लिखने हैं। वन एग्जाम्पल हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे कुछ फिक्स एक्सप्रेशन होते हैं, अगर हम बात करें जैसे ब्रेड एंड बटर, है ना, ब्रेड एंड बटर होता है, लेकिन हम इसे ब्रेड, बटर एंड ब्रेड नहीं पढ़ सकते, इसको इसी तरीके से पढ़ना है, ब्रेड आगे आएगा और बटर पीछे, ठीक है। तो ये फिक्स एक्सप्रेशंस होते हैं। अभी आपको टेबल दी हुई है, टेबल ये है वर्ड 1, यहाँ पे आपको मैच करना है वर्ड 2 से। फिक्स एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिखना है, देन मीनिंग ऑफ द एक्सप्रेशन आपको यहाँ लिखने हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया है, जैसे ऑल एंड सन्ड्री होता है ना, ऑल एंड सन्ड्री, ये यहाँ पे मिक्स हुआ और हमने इस एक्सप्रेशन यहाँ लिखा। ऑल एंड सन्ड्री यानी कि एवरीवन, नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल, मतलब सबको, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे वोट सबको देना है, कुछ स्पेशल जो लोग हैं वो नहीं देंगे, सभी देंगे, तो इसका मीनिंग हो जाएगा ये। अब आपको ये मैच करना है, नीचे आपको इसके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं, जैसे नाउ मैच द फॉलोइंग मीनिंग्स विद द करेक्ट वर्ड पेयर्स क्रिएटेड अबव। तो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, आप यहाँ लिख लेना, इनकी जो मीनिंग है इनके साथ में ही लिख देते हैं, यहाँ पे जो वर्ड्स बनते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट आपका जो फिक्स एक्सप्रेशन बनेगा वो हो जाएगा हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई, इसका मीनिंग हो जाएगा इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्प और मनी, मतलब एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है जिसमें हमारे पास कोई हेल्प भी नहीं है, पैसे भी नहीं है, तो ये होती है सिचुएशन हाई एंड ड्राई सिचुएशन। वियर एंड टियर, इसका मतलब होता है टूट फूट हो जाना, द डैमेज टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू नॉर्मल यूज़, नॉर्मल यूज़ करने पे भी कोई जो ऑब्जेक्ट है उसमें डैमेज हो जाना या टूट जाना। देन फिक्स एक्सप्रेशन आपका फैक्ट्स एंड फिगर, इसका मतलब होता है एक्यूरेट एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, कि किसी भी चीज़ की जो भी आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो बिल्कुल एक्यूरेट देनी है और डिटेल्ड देनी है, ये होता है फैक्ट्स एंड फिगर्स। उसके बाद है थिक एंड थिन। थिक एंड थिन होता है इवन व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स और डिफ़िकल्टीज, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स रही हो, डिफ़िकल्ट रही हो, लेकिन वो थिक एंड थिन है, मतलब साथ में ही है हमेशा। इस तरीके से आप इसमें एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ऑल एंड सन्ड्री हमने देख लिया इसका एग्जाम्पल, एवरीवन नॉट जस्ट अ फ्यू स्पेशल पीपल। टाइम एंड अगेन यानी कि बार बार वो चीज़ हो ना समय के साथ। ऑफन ऑन मैनी और ऑल ओकेजन, जैसे कोई भी ओकेजन हो, त्यौहार हो, उस पर आप वही सेम ही काम करते हो जैसे आप पिछली बार से करते आ रहे हो, तो हम बोल देते हैं कि ये तो हमेशा ही टाइम एंड अगेन यही करता है, इस तरीके से, है ना। नेक्स्ट है कट एंड रन। कट एंड रन होता है आपका टू मेक अ क्विक और सडन एस्केप, कि कहीं से बहुत जल्दी किसी डिफिकल्ट सिचुएशन से या प्रॉब्लम से बाहर आ जाना, एस्केप हो जाना अचानक से, मतलब गायब हो जाना या बाहर आ जाना प्रॉब्लम से। नेक्स्ट 8 है आपका, जिसका पेयर आपको नहीं दिया, वो है हार्ड एंड फास्ट। हार्ड एंड फास्ट कोई फिक्स्ड रूल नहीं होना, जैसे मीन, स्ट्रिक्ट और रिजिड, मतलब कोई फिक्स्ड रूल नहीं होना, ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट कर लेना, मीन, स्ट्रिक्ट और रिजिड, है ना। सो इसका मीनिंग आपको नहीं दिया, आप इसका हार्ड एंड फास्ट का मीनिंग खुद लिख सकते हैं, गिवन नहीं है तो आप इसको ऐसे भी रहन देना, ठीक है। सिर्फ ये बना लेना, फिक्स एक्सप्रेशन बना लेना। तो जितने भी एक्सप्रेशन है यहाँ लिखे हैं वो आपको टेबल में फिल करने हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये आपके टेबल है, यहाँ पे आप इसे फिल कर लेंगे फिक्स एक्सप्रेशंस को, और जो मीनिंग है वो आप खुद लिख लेना यहाँ पे, नहीं तो इनके आगे लिख देना, जो मीनिंग यहाँ पे है ना, इनके आगे आप इनके फिक्स एक्सप्रेशंस लिख देना। ओके, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें थर्ड पार्ट है, रीड द फॉलोइंग वर्ड कॉम्बिनेशंस फ्रॉम द टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट में से कुछ वर्ड कॉम्बिनेशंस है उनको पढ़ना है। जैसे है सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सस्टेनेबल यानी कि स्थायी, लाइवलीहुड यानी आजीविका। एस्थेटिकली प्लीजिंग यानी कि जो एस्थेटिकली होता है जो सुंदर है, सौंदर्यात्मक, जो आंखों को प्लीजिंग लगे, सुंदर लगे।
एप्रिशिएटिंग द कल्चर, कल्चर को एप्रिशिएट करना। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है वर्ड्स के। यहाँ पे है द गिवन फ्रेजेस आर कन्वेंशनल कॉम्बिनेशंस जस्ट लाइक फिक्स्ड एक्सप्रेशन। ये जो एक्सप्रेशन थे ये फिक्स्ड थे, मतलब अगर आप ये वर्ड्स लिखेंगे तो सस्टेनेबल लाइवलीहुड होगा, लाइवलीहुड सस्टेनेबल नहीं लिखा जाएगा, सस्टेनेबल पहले आएगा, ऐसे ही एस्थेटिकली पहले आएगा, उसके बाद आएगा प्लीजिंग। तो ये वर्ड कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशंस है। सच कॉम्बिनेशंस आर कॉल्ड कोलोकेशंस। इन कॉम्बिनेशन को क्या कहा जाता है? कोलोकेशंस कहा जाता है। ओके, जो कुछ फिक्स्ड एक्सप्रेशन होते हैं। अब यहाँ पे आपसे बोला है फर्स्ट में चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड कोलोकेशन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। नीचे आपको कुछ एप्रोप्रिएट वर्ड जो कोलोकेशंस हैं उनको कंप्लीट करना है, वो चूज करने हैं। फर्स्ट है द स्टूडेंट हैव टू टेक या गिव द इंग्लिश एग्जाम टुमारो। अब जो स्टूडेंट है उन्हें कल अपना इंग्लिश का एग्ज़ाम देना है, तो टेक आएगा, गिव आएगा। तो जनरली एग्ज़ाम के लिए हम टेक यूज़ करते हैं, गिव देना नहीं, टेक यहाँ पे राइट आंसर है। ओके, सेकंड है द इंटरव्यूअर आस्क्ड द कैंडिडेट टू टेक या हैव अ सीट। तो यहाँ पे जो इंटरव्यूअर है, जो इंटरव्यू ले रहा है, वो कैंडिडेट से बैठने के लिए कहता है ना। तो यहाँ पे टेक आएगा, हैव। तो इसमें टेक और हैव दोनों आंसर करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन जनरली हम टेक का यूज़ करने, ठीक है, टेक अ सीट। उसके बाद है थर्ड, माई स्कूटर डैश अगेंस्ट या रैन इनटू अ कार। तो जो मेरा स्कूटर है जो टकरा गया या एक्सीडेंट होगा, कार से टकरा गया, ये आएगा रैन इनटू। ओके, फोर्थ है आई मस्ट टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई सक्सेस, कि मुझे अपनी सक्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ये आएगा टेक। ठीक है। फिफ्थ है आई वुड लाइक टू टोन अप या इम्प्रूव माई ग्रामर। तो इसके लिए हम जैसे हैंड राइटिंग इम्प्रूव करना, अपनी हिंदी इम्प्रूव करना, इंग्लिश इम्प्रूव करना, ग्रामर इम्प्रूव करना, तो यहाँ पे जो वर्ड होगा इम्प्रूव, जो इनका मीनिंग है ना, टोन अप और इम्प्रूव, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ड करेक्ट आएगा, जो फिक्स्ड एक्सप्रेशन है, वो आपका इम्प्रूव आएगा। ओके, चलिए, जो राइट आंसर है उसके नीचे हमने अंडरलाइन और टिक लगा दिया है। फोर्थ है रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, अंडरलाइन द वर्ब्स। नीचे आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उसको आपको रीड करना है, और जो वर्ब्स यहाँ पे यूज हुई है उसको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट है इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में पंखाज हैव बिकम ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम्स इन इंडिया। तो आधुनिक समय में जो पंखा है वो एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट आइटम बनकर रह गए हैं, एक पारंपरिक क्राफ्ट आइटम बन के रह गए इंडिया में, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा हैव बिकम, यहाँ पे ये वर्ब्स यूज हुई है। सेकंड है गुजरात इंडस्ट्रियल्स होम बेस्ड वुमेन। गुजरात की जो मेहनती घर में काम करने वाली जो विमेंस हैं, वर्कर हैव वर्कड टायरलेसली, जो काम कर रही हैं बिना थके लगातार, इन द हैंडीक्राफ्ट ऑफ पंखाज मेकिंग, हाथ से जो पंखे बनाए जाते हैं वो बना रही हैं टायरलेसली, बिना थके वो लगातार काम कर रही है। अब यहाँ पे आपकी जो वर्ब है वो है यूज हुई है हैव वर्कड। थर्ड है मैनी ट्राइब्स इन इंडिया हैव अडॉप्टेड दिस हैंडीक्राफ्ट। तो बहुत सारी जो ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं इंडिया में, उन्होंने इस क्राफ्ट को, पंखा मेकिंग, हैंड फैंस बनाने की जो हैंडीक्राफ्ट है उसको अडॉप्ट किया, उसको अपनाया है। यहाँ पे आ जाएगी हैव अडॉप्टेड वर्ब। फोर्थ है वंस मेड फॉर पर्सनल यूज़। वैसे तो इसे पहले पर्सनल यूज़ के लिए बनाया जाता था। दिस हैंडीक्राफ्ट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ कमर्शियल बिजनेस। लेकिन अब ये जो हैंडीक्राफ्ट है वो एक ट्रांसफॉर्म हो चुका है कमर्शियल बिजनेस में। ओके, यहाँ पे हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड। अब यहाँ पे आपसे हैज़ और हैव वर्ब्स दिखाई गई है। तो पहले हम देखते हैं जो हैज़ आता है वो आता है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपका क्या आता है हैज़, जैसे ही हो गया, सॉरी शी है, ही एंड इट के साथ लिखेंगे कैसे, हैज़ प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, अब जो हैव आता है ये आता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। इसमें हो गया आई, यू, वी,
दे प्लूरल सब्जेक्ट। लिखेंगे कैसे? ऐसे ये फॉर्म यूज़ की जाती है हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ की जाती है। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दी है, द अंडरलाइन वर्ब रेफर्स टू द पास्ट। जो अंडरलाइन वर्ब हैं वो रेफर करती है पास्ट को, मतलब जो चीज़ पास्ट में हुई है उसको दिखाते हैं। बट हैव रिलेवेंस टू द करंट और प्रेजेंट टाइम। लेकिन ये करंट यानी प्रेजेंट टाइम में भी रिलेवेंस है। जैसे मैंने अभी अभी खाना खाया है, मतलब काम हो चुका है लेकिन रिसेंटली ख़त्म हुआ है। दिस फॉर्म ऑफ टेंस इज कॉल्ड अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। रिसेंटली कंप्लीटेड एक्शन ऑल्सो टेक द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। मतलब कोई काम है जो रिसेंटली एक्शन है वो अभी कंप्लीट हो चुका है पर रिसेंटली हुआ है, अभी हुआ है, ठीक है, तो पास्ट में भी है लेकिन प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, तो इसलिए इस जो टेंस को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स इन द फॉलोइंग पैराग्राफ्स। नीचे आपको कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें आपको प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म जो वर्ब्स है उसको कंप्लीट करना है। इससे वन एग्जाम्पल हैज़ बी डन फॉर यू। एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाया। पपेट्स हैव लॉन्ग फैसिनेटेड, यानी कि फैसिनेट ऑडियंसेस वर्ल्ड वाइड। तो जो पपेट हैं उन्होंने पूरे वर्ल्ड वाइड में काफ़ी लंबे समय से लोगों को फैसिनेट किया है, मतलब उन्हें आकर्षित किया है ऑडियंस को। पपेटियर्स होते हैं जो इन पपेट्स को बनाते हैं। पपेटियर्स क्रिएट इंट्रिकेट कैरेक्टर्स एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज विद देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री। तो जो पपेटियर्स हैं, जो पपेट्स बनाते हैं, उन्होंने अपनी इंट्रिकेट, वो बहुत इंट्रिकेट होता है, बहुत बारीकी सी कैरेक्टर्स को बनाते हैं, एंड कैप्टिवेटिंग स्टोरीज विद देयर स्किलफुल आर्टिस्ट्री। उनकी जो मास्टरी है इस आर्ट में, वो काफ़ी स्किलफुल स्टोरीज को प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो यहाँ आएगा आपका हैव क्रिएटेड। ओके, क्रिएट की थर्ड फॉर्म हो जाएगी क्रिएटेड। नेक्स्ट है आगे, दे मास्टर द डेलिकेट मूवमेंट्स दैट ब्रिंग दीज लाइफलेस फिगर्स टू लाइफ। ये जो फिगर्स ये बनाते हैं, जो ये पपेट्स जो बनाते हैं, ये लाइफलेस होते हैं, मतलब इनमें लाइफ नहीं होती। इनके अंदर हैव मास्टर्ड आएगा यहाँ पे, उनके पास ये मास्टर है, मतलब इतनी स्किलफुल है कि वो उनके मूवमेंट्स इस तरीके से लगते हैं जैसे इनमें लाइफ है ना। एंटरटेनिंग बोथ चिल्ड्रन एंड एडल्ट्स। ये जो चिल्ड्रंस हैं और एडल्ट हैं दोनों को एंटरटेन करते हैं। ओवर द ईयर्स, समय के साथ, काफ़ी लंबे समय से पपेट्री हैज़ इवॉल्व आएगा यहाँ पे, यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाई प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। तो जो पपेट्री है यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी वाइल प्रिजर्विंग ट्रेडिशनल टेक्निक्स। जो ट्रेडिशनल टेक्निक्स है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को जोड़कर इसे प्रिजर्व रखा गया है। मैनी पपेटियर्स, जो पपेट्स बनाने वाले हैं, हैव पास्ड, यहाँ आएगा पपेटियर्स है ना, प्लूरल है तो हैव आएगा, सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, यहाँ पे सिंगुलर था। हैव पास्ड डाउन देयर क्राफ्ट थ्रू जनरेशन। तो जो पपेट्स बनाने वाले हैं वो अपने ये जो स्किलफुल आर्ट है पपेट्स बनाने की, उसे नेक्स्ट जनरेशन को देते हैं, उन्हें सिखाते हैं, एंश्योरिंग इट्स कंटिन्यूटी, ताकि इनमें जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे, ये जो परंपरा है, ये जो ट्रेडिशन है वो कभी ख़त्म ना हो। दे, यहाँ आएगा हैव परफॉर्म, दे प्लूरल फॉर्म है और दे के साथ क्या आएगा? हैव, और परफॉर्म की थर्ड फॉर्म हो जाएगी आपकी परफॉर्म्ड। तो दे हैव परफॉर्म्ड इन थिएटर्स, ये थिएटर में भी परफॉर्म करते हैं, ऑन टेलीविजन एंड द फेस्टिवल्स कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट कल्चर नैरेटिव्स। टेलीविजन्स पे, फेस्टिवल्स पे कन्वेइंग इम्पॉर्टेंट कल्चर्स को ये शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी एक्टिविटी है लिसन एंड रेस्पॉन्ड। लिसन टू अ डायलॉग बिटवीन अ बॉय एंड अ गर्ल डिस्कसिंग विच टाइप ऑफ पंखा दे शुड चूज एज अ गिफ्ट। यहाँ पे आपको एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है पेज नंबर 263 पर, जिसमें आपको डायलॉग्स दिखाए गए हैं, मतलब कन्वर्जेशन है एक बॉय और गर्ल के बीच में, जो डिस्कस कर रहे हैं टाइप ऑफ पंखास के बारे में, और उनमें से उनको एक पंखा चूज करना है एज ए गिफ्ट, कि वो उसे गिफ्ट करेंगे। एज यू लिसन, आपको ये स्टोरी सुननी है। चूज 4 स्टेटमेंट्स आउट ऑफ 7 दैट आर ट्रू फ्रॉम 1 to 7 गिवन बिलो। नीचे आपको 7 स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उसमें से आपको 4 करेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है कि कौन सी 4 जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है।
ट्रांसक्रिप्ट फॉर टीचर्स ऑन पेज नंबर 263। चलिए पहले ट्रांसक्रिप्ट पढ़ लेते हैं जो कि है पेज नंबर 263 पे। तो ये है ट्रांसक्रिप्ट जिसमें सबसे पहले बॉय है, वो कहता है प्रिया व्हाट डू यू थिंक वी शुड गेट ए ग्रैंडमा फॉर हर बर्थडे, कि तुम क्या सोचती हो कि हमें जो ग्रैंडमा का बर्थडे आ रहा है उस पर क्या करना चाहिए। आई वॉज थिंकिंग अबाउट गेटिंग हर अ ट्रेडिशनल पंखा। अब जो प्रिया होती है वो कहती है कि मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम उन्हें एक ट्रेडिशनल पंखा दे दें, मतलब एक पारंपरिक पंखा उन्हें गिफ्ट कर दें। गर्ल कहती है दैट्स अ ग्रेट आइडिया, तो ये आइडिया बहुत अच्छा है, मतलब बॉय कहता है क्यों ना हम उन्हें एक ट्रेडिशनल पंखा है गिफ्ट कर दें। अब गर्ल जो है प्रिया वो कहती है दैट्स अ गुड आइडिया, तो बहुत अच्छा आइडिया है। शी लव्स ट्रेडिशनल क्राफ्ट, उन्हें अच्छा लगता है ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक जो क्राफ्ट्स हैं वो। बट देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ पंखास, लेकिन यहाँ तो बहुत तरह के पंखे हैं, अलग अलग तरीके के। विच वन डू यू थिंक शी विल लाइक, तुम क्या सोचते हो उनको कौन सा पंखा पसंद आएगा। बॉय कहता है मे बी समथिंग लाइट दैट शी कैन यूज ईजिली, शायद उन्हें हल्का पंखा पसंद आए, मतलब जो ज़्यादा भारी ना हो जिसे वो ईजिली यूज़ कर सके। आई रिमेंबर शी लाइक सिटिंग इन द वरांडा इन द इवनिंग, वो कहता है कि मुझे याद है कि उन्हें जो बरामदा है इवनिंग में उन्हें वहाँ बैठना अच्छा लगता है। गर्ल कहती है ट्रू, ये बात सही है, बट डू यू थिंक शी वुड प्रेफर समथिंग हैवी दैट फील स्टर्डी, तो गर्ल कहती है पर तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि वो प्रेफर करेंगी हैवी पंखा को, मतलब उन्हें जो हैवी चीज़ें होती हैं वो या भारी मजबूत चीज़ें, स्टडी होते हैं मजबूत चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। यू नो लाइक दोज ब्रास वंस वी शो एट द क्राफ्ट फेयर लास्ट मंथ, कहते तुम्हें याद है जो हमने लास्ट मंथ क्राफ्ट में गए थे, वहाँ पे हमने एक ब्रास का पीतल का जो फैन देखा था, उसके बारे में वो कितना अच्छा था। बॉय कहता है गुड पॉइंट, अच्छा पॉइंट है। शी डिड मैंशन वंस दैट शी लाइक्स थिंग्स विद अ बीट ऑफ वेट, अब जो बॉय है वो कहता है कि मतलब पीतल का जो ब्रास का पंखा होगा वो तो भारी होगा, अब उसे तो हम नहीं ले सकते, शायद वो उसे पसंद ना करे क्योंकि उसमें भारीपन होगा, वो कैसे यूज़ करेंगी। बट वॉन्ट दैट बी हार्ड टू मूव अराउंड, चलिए गर्ल कहती है ये यू आर राइट, सही बात है कि जो भारी पंखा हम लेंगे उसे मूव करना बहुत हार्ड हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, उसमें वेट भी होगा। मे बी समथिंग इन बिटवीन, शायद बीच का कोई रास्ता निकले। चलिए नॉट टू हैवी नॉट टू लाइट, एक बीच का पंखा लेते जो ना तो ज़्यादा भारी हो और ना ही ज़्यादा हल्का हो, लाइट वेट हो। एंड इट शुड बी प्रेटी एनफ फॉर हर टू शो टू हर फ्रेंड्स व्हेन दे कम ओवर, कहते हैं और देखने में सुंदर भी होना चाहिए, प्रेटी होना चाहिए, ताकि जैसे उनके जो फ्रेंड्स हैं घर आए वो उन्हें दिखा सके, सुंदर होना चाहिए जो भी हम पंखा लेंगे। बॉय कहता है डेफिनेटली, बिल्कुल। एंड इट शुड बी समथिंग शी कैन कीप अंडर हर पिलो व्हेन शी इज़ नॉट यूजिंग इट, और ये भी बॉय कहता है कि जब वो उसे यूज़ ना करे पंखे को, मतलब इतना बड़ा पंखा होना चाहिए, इतना लाइट वेट भी होना चाहिए, जब उसे वो यूज़ ना करे तो वो अपने पिलो यानी कि तकिया के नीचे रख ले। शी लाइक्स कीपिंग स्पेशल थिंग्स क्लोज, उन्हें पसंद है जो उन्हें जो पसंद चीज़ें हैं जो जिन्हें वो लाइक करती हैं उन्हें अपने पास रखना उन्हें अच्छा लगता है। गर्ल कहती है व्हाट अबाउट वंस विद इंट्रिकेट डिज़ाइंस, इंट्रिकेट्स यानी कि जो बहुत बारीक से डिज़ाइन है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। लाइक दोज एम्ब्रॉयडर्ड वंस फ्रॉम राजस्थान, जैसे हमने पढ़े ना राजस्थान के जो पंखे होते हैं उसमें कितनी कढ़ाई होती है, कितनी सुंदर लगती हैं। मॉम ऑलवेज सेज ग्रैंडमा लव्स दोज काइंड्स ऑफ पैटर्न, मॉम ऑलवेज सेज जो मम्मी है, बच्चे बात करें ना तो गर्ल कहती है मम्मी हमेशा कहती है कि ग्रैंडमा को इस टाइप के जो पंखे हैं पैटर्न हैं वो पसंद आते हैं, जैसे राजस्थान में मिरर वर्क से काम करते, कढ़ाई से काम करके बनाए जाते हैं ना पंखे, तो वही बता रहे कि मम्मी कहती हैं कि ग्रैंडमा को इस तरीके के जो पैटर्न से वो पसंद आते हैं। बॉय कहता है ओ ये द एप्लीके वंस, अब एप्लीके पंखे के बारे में हमने पढ़ा था ना, कहाँ का है, राजस्थान का। दोज आर ब्यूटीफुल, ये बहुत ब्यूटीफुल है। एंड दे वुड लुक सो नाइस इन हर रूम, और ये अपने कमरे में रखा हुआ भी बहुत अच्छा लगेगा। गर्ल कहती है आई थिंक वी शुड नैरो इट डाउन टू 2 ऑप्शंस, अब हमें अपने जो ऑप्शंस है पंखे को चूज़ करने के लिए उन्हें कम करने चाहिए, हम 2 ही ऑप्शन रखेंगे। द लाइट वेट बैम्बो वन विद द डेलिकेट, या तो हम लाइट वेट बैम्बो का पंखा ले लें जो डेलिकेट है जिस पे बीट वर्क किए गए हैं, और द मीडियम वेट एम्ब्रॉयडर्ड
वन विद द मिरर वर्क, या हम एक मीडियम वेट का जिस पे कढ़ाई हो रखी है मिरर वर्क के साथ। व्हाट डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, हमें कौन सा पंखा या फैन ले लेना चाहिए? बॉय कहता है आई लाइक बोथ, मुझे तो दोनों ही फैन पसंद है। बट लेट्स आस्क मॉम फॉर हर ओपिनियन, चलिए हम मम्मी से पूछते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है कि हम कौन सा फैन खरीदें। शी नोज ग्रैंड मदर टेस्ट बेटर देन एनी वन, वो जो ग्रैंड मदर का टेस्ट है वो किसी से भी ज़्यादा अच्छी तरीके से जानती हैं कि ग्रैंड मदर को कौन सी चीज़ पसंद आ सकती है। गर्ल कहती है गुड आइडिया, लेट्स गो आस्क हर नाउ, चलिए चलते हैं मम्मी से पूछते हैं। आई एम श्योर शी विल हेल्प अस चूज द परफेक्ट पंखा फॉर ग्रैंड मदर, मुझे अच्छे से पता है, मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि जो मम्मी है वो परफेक्ट पंखा चूज करने में हमारी हेल्प करेंगे ग्रैंड मदर के लिए। बॉय कहता है येस मे बी वी कैन ऑल्सो गेट इट कस्टमाइज विद ग्रैंड मदर्स इनिशियल और समथिंग स्पेशल लाइक दैट। बॉय कहता है ठीक है, हम इस पंखे को कस्टमाइज भी करवा लेंगे, ग्रैंड मदर के नाम का जो पहला अक्षर है उसको हम उस पर लिखवा लेंगे, जो उससे पंखे को और स्पेशल बनाएगा और उन्हें पसंद भी आएगा। गर्ल कहती है परफेक्ट, लेट्स डिस्कस विद मॉम, चलो चलते हैं मम्मी से डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये है आपकी ट्रांसक्रिप्ट। अब हम वो देखते हैं कि इसमें से जो 7 जो हमें सेंटेंस दिए थे उसमें से कौन सा करेक्ट है। ये है आपके 7 सेंटेंस, ठीक है, इनमें से आपको 4 जो राइट सेंटेंस है उसको चूज करना है। फर्स्ट है रोहन थिंक्स ग्रैंड माँ प्रेफर हैवियर आइटम्स बिकॉज दे फील मोर सब्सटेंशियल, तो रोहन सोचता है कि ग्रैंड मदर को हैवियर भारी चीज़ें पसंद आएंगी क्योंकि उन्हें फील मोर सब्सटेंशियल चीज़ें पसंद ज़्यादा आती हैं शायद। तो ये बात गलत है, रोंग है, उन्हें तो स्टडी मजबूत चीज़ें ज़्यादा पसंद है, हैवियर नहीं लाइट वेट, है ना। सेकेंड है प्रिया सजेस्ट गेटिंग अ पंखा दैट कैन बी ईजिली मूव्ड अराउंड, प्रिया कहती है कि हमें ऐसा पंखा खरीदना चाहिए जिसे वो आसानी से यूज़ कर सकें और अपने पिलो के नीचे भी रख सकें, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है, इसलिए हम लिखेंगे ट्रू। थर्ड है रोहन बिलीव्स ग्रैंड माँ इंजॉय सिटिंग इन द बरामदा ड्यूरिंग द इवनिंग्स, रोहन को पता है कि ग्रैंड मदर बरामदा में शाम के समय बरामदा में बैठना उन्हें अच्छा लगता है, तो ये बात भी बिल्कुल ट्रू है। यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। फोर्थ है प्रिया नोज ग्रैंड माँ लाइक्स टू कीप स्पेशल आइटम क्लोज टू हर, प्रिया जानती है कि ग्रैंड मदर को जो स्पेशल आइटम्स हैं उनको अपने पास रखना अच्छा लगता है, ये बात भी ट्रू है। फिफ्थ है रोहन थिंक्स अ पंखा विद इंट्रिकेट डिजाइन वुड बी टू डेलिकेट फॉर ग्रैंड मास लाइकिंग, ये बात तो प्रिया ने कही थी। ओके। सिक्स्थ है प्रिया सजेस्ट चूजिंग बिटवीन अ बैम्बो पंखा विद बीड वर्क और एम्ब्रॉयडर्ड पंखा विद मिरर वर्क, ये बात प्रिया ने कही थी कि हम या तो बैम्बो वाला पंखा ले लेते हैं या हम मिरर वर्क के साथ जो एम्ब्रॉयडर वाला काम किया गया वो वाला पंखा ले लेते हैं, ये बात बिल्कुल ट्रू है, प्रिया ने सजेस्ट किया था। सेवेंथ है रोहन डिसाइड दे शुड बाय द पंखा विदाउट कंसल्टिंग देयर मॉम, तो रोहन ने डिसाइड किया था कि वो पंखा खरीदेंगे अपनी मम्मी से कोई भी कंसल्टिंग किए बिना, ये बात गलत है, उन दोनों ने ये डिसाइड किया था, पहले वो जाके अपनी मॉम से उनका ओपिनियन पूछेंगे कि दादी माँ को कौन सा पंखा पसंद आ सकता है ना। तो ये है आपके 4 ट्रूज, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ओके, 4 ही पूछे थे आपसे कि कौन से 4 ट्रू हैं। चलिए नाउ अब है आपका स्पीकिंग एक्टिविटी। स्पीकिंग एक्टिविटी में फर्स्ट है वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 4, आपको 4 के ग्रुप में काम करना है। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ द 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैन गिवन बिलो, नीचे आपको 4 प्रकार के पंखों के पिक्चर्स दी हुई हैं, इनको आपको देखना है। फर्स्ट है आपका हैंड फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन एंड हैंड हेल्ड फैन, यानी कि जिसे हाथ से होल्ड किया जाता है। अब आपको करना है ईच ऑफ यू इन द ग्रुप विल पिक 1 काइंड ऑफ फैन। अब आपको ग्रुप में से, जैसे 4 बच्चे होंगे, ग्रुप में से कोई भी एक बच्चा कोई भी एक फैन को चूज कर लेगा, ठीक है। मान लीजिए किसी ने हैंड फैन ले लिया, इमेजिन योर सेल्फ टू बी दैट फैन, आपको इमेजिन करना है कि आप ये हैंड फैन है अगर आपने चूज़ किया है, या तो आप सीलिंग फैन बन सकते हैं, टेबल फैन, आपको चूज़ करना है कि मैं ये हूँ। फिर यूज़ द पॉइंट गिवन इन द बॉक्स बिलो, कुछ नीचे पॉइंट्स दिए हुए हैं इस बॉक्स में, इन बॉक्स पॉइंट्स को यूज़ करके आपको इन फैन के बारे में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले आपको करना है इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ एज द फैन विच यू हैव चूजन, सबसे पहले आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप कौन से फ़ैन बने हैं, कौन से फ़ैन के बारे में आप अपनी इन्फॉर्मेशन देंगे। ओके, उसके बाद है डिस्क्राइब योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल योर फीचर्स
एटेक्स्ट्रा। फिर आपको डिस्क्राइब करना है अपने बारे में और एग्जाम्पल्स देने हैं, अपने फीचर्स बताने हैं। थर्ड है व्हाट डू यू लाइक अबाउट योर सेल्फ। आपको ये बताना है आपको अपने बारे में क्या अच्छा लगता है इस फैन के बारे में। फिर व्हाट डू यू फील इज़ योर वीकनेस। आपको अपनी वीकनेस भी बतानी है कि मान लीजिए अगर आप सीलिंग फैन बने हैं तो आपकी वीकनेस ही हो जाएगी, अगर लाइट चली जाएगी तो आप ऑन नहीं हो सकते, है ना, स्टॉप हो जाएंगे। फिर है व्हाट मेक्स यू यूनिक, और कौन सी चीज़ है जो आपको यूनिक बनाती है। तो हम सारे फैंस के बारे में एक बार थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं कि हैंड फैन के बारे में आपको क्या लिखना है, सीलिंग फैन के बारे में, टेबल फैन के बारे में और हैंड हेल्ड फैन के बारे में। ठीक है, चलिए फर्स्ट हम ले लेते हैं हैंड फैन, है ना। तो सारे फैंस के बारे में मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बताया हुआ है। आप चाहे इस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा और बड़ा कर सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। जैसे आप अपने जो क्लास में इसको शेयर करोगे तो आप शुरुआत ऐसे करोगे, सबसे पहले आप कहोगे हेलो एवरीवन, आई एम ए ट्रेडिशनल हैंड फैन, आई एम ए मेड फ्रॉम बैम्बो एंड पाम लीव्स। मैं बैम्बो और पाम लीव से बना होता हूँ। आई एम लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी। मेरा जो वेट है वो लाइट होता है और आसानी से मुझे कैरी किया जा सकता है। 4 centuries people have used me during hot summers। सेंचुरीज से जो लोग हैं हॉट समर्स में यानी गर्मियों में मुझे यूज़ करते आ रहे हैं। माई ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ इज़ दैट आई डू नॉट रिक्वायर इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें बोला है कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो है कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी की, बिजली की ज़रूरत नहीं होती। आई एम इको फ्रेंडली एंड कैन बी यूज एनीवेयर। मैं इको फ्रेंडली हूँ यानी कि पर्यावरण हितैषी हूँ और मुझे कहीं भी यूज़ किया जा सकता है। आई ऑल्सो रिप्रेजेंट इंडियाज़ रिच कल्चर हेरिटेज। मैं इंडिया के जो सांस्कृतिक विरासत है उसको भी रिप्रेजेंट करता हूँ। माई वीकनेस इज़ दैट, मेरी वीकनेस है आई कैन नॉट प्रोवाइड एज मच एयर फ्लो एज इलेक्ट्रिक फैन। मेरी ये वीकनेस है कि मैं जैसे इलेक्ट्रिक फैन जितनी हवा देता है उतनी हवा मैं नहीं दे सकता। वट मेक्स मी यूनिक इज़ माई ब्यूटीफुल हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन। जो चीज़ है जो मुझे यूनिक बनाती है वो है हैंडीक्राफ्ट डिज़ाइन एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। ठीक है, इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लास्ट में आप कहेंगे थैंक यू। सेकेंड फैन के बारे में अगर हमें डिस्क्राइब करना हो तो हम लिख सकते हैं हेलो फ्रेंड्स, आई एम ए सीलिंग फैन, आई एम ए अटैच टू द सीलिंग एंड प्रोवाइड कूल एयर थ्रू आउट द रूम। माई स्ट्रेंथ इज दैट आई कैन कूल अ लार्ज एरिया कंटिन्यूसली। माई वीकनेस दैट आई नीड इलेक्ट्रिसिटी टू फंक्शन। माई यूनिकनेस लाइज इन माई एफिशिएंसी एंड वाइड स्प्रेड यूज इन होम, स्कूल्स एंड ऑफिसेज। ओके, इस तरीके से आप इसके बारे में बता सकते हैं। थर्ड फैन था आपका टेबल फैन। शुरुआत आप करेंगे हेलो एवरीवन, आई एम ए टेबल फैन, आई एम ए पोर्टेबल एंड कैन बी मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आई प्रोवाइड डायरेक्ट एयर फ्लो एंड कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी। माई वीकनेस इज दैट आई कैन ओनली कूल अ लिमिटेड एरिया। माई फ्लेक्सिबिलिटी एंड कन्वीनियंस मेक मी स्पेशल। फोर्थ फैन के बारे है आपका हैंड हेल्ड, जिसे हाथ से होल्ड किया जा सकता है। उसके बारे में आप लिख सकते हैं हेलो एवरीवन, आई एम ए हैंड हेल्ड फैन, आई एम कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड ईजी टू कैरी। माई बिगेस्ट एडवांटेज इज पोर्टेबिलिटी। माई वीकनेस इज माई स्मॉल साइज। आई एम परफेक्ट फॉर पर्सनल कूलिंग एंड वाइल ट्रैवलिंग। थैंक यू। ओके, तो ये हो गए आपके 4 फैंस जिनके बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ बताई गई है। आप चाहें इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है राइटिंग टास्क। फर्स्ट है डिस्क्राइब एन आर्टिफैक्ट यू हैव मेड इन योर क्राफ्ट क्लास। आपको किसी भी आर्टिफैक्ट यानी ऑब्जेक्ट के बारे में बताना है जिसे आपने अपनी क्राफ्ट क्लास में बनाया हो और लर्न फ्रॉम समवन, और आपने उससे क्या सीखा है। जैसे आपने किसी से सीखा है कुछ भी आर्ट का बनाना, क्राफ्ट में आप चाहें पेंसिल मेकिंग, पेंसिल स्टैंड जो हो सकता है वो बना सकते हैं, या किसी पोर्ट को कलर कर सकते हैं, है ना, तो पेन स्टैंड बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। कोई आपने अपनी आर्ट क्राफ्ट में आपने क्लासेस में भी बनाया हो तो आपको उसके बारे में बताना है। बिगिन विद कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फैक्ट्स विद द हेल्प ऑफ द पॉइंटर्स गिवन अबव। डू नॉट इंक्लूड योर ओपिनियन इन द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। आपको अपना ओपिनियन फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी बताने हैं। डू नॉट इंक्लूड, ओके, डू नॉट इंक्लूड योर ओपिनियन इन द फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन। ओके, चलिए देखते हैं एक बार आंसर में आप क्या लिखेंगे। तो आप आंसर में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा आपका कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फैक्ट। यहाँ पे आपके पॉइंटर्स हो जाएंगे कि क्या क्या पॉइंट्स आपने रखे हैं। फैक्ट अबाउट द आर्टिफैक्ट, और जो भी आर्टिफैक्ट आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसके बारे में क्या फैक्ट है वो भी आपको यहाँ बताने हैं। जैसे हमने जो ऑब्जेक्ट बनाया उसका नेम ऑफ द आर्टिफैक्ट हो जाएगा हमारा पेन स्टैंड। पेन स्टैंड बनाए हैं।
मटेरियल यूज, हमने क्या क्या मटेरियल सामग्री उसमें यूज़ की है, तो आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ किए हैं, फेविकोल, कलर्ड पेपर, फोम शीट, डेकोरेटिव फ्लावर्स, फोम एंड ग्लू। ओके, थर्ड हो जाएगा टूल और इक्विपमेंट यूज्ड, कौन कौन से टूल हमें ज़रूरत पड़ी, कौन से इक्विपमेंट की हमें ज़रूरत पड़ी इन्हें बनाने के लिए, तो हमें चाहिए थे सीजर यानी कि कैंची, रूलर और पेंसिल। फोर्थ है स्टेप फॉलोड इन मेकिंग इट, फिर हमने जो जो स्टेप्स करके इन्हें बनाया वो है स्टक आइसक्रीम स्टिक्स वर्टिकली टू फॉर्म द साइड, हमने वर्टिकली आइसक्रीम स्टिक्स को स्टक किया, स्टक मोर स्टिक्स अराउंड द बेस एंड टॉप एजेस फॉर सपोर्ट, सपोर्ट के लिए उसकी एजेस पे भी हमने बहुत सारी स्टिक्स लगाई, डेकोरेटिव विद कलर्ड पेपर, उसके बाद हमने उसे कलर पेपर से डेकोरेट किया, पेपर की जो स्ट्रिप्स थी उससे, एंड फॉर्म फ्लावर्स, फ्लावर फॉर्म की जो फ्लावर्स थे उससे हमने उसे डेकोरेट किया। देन टाइम टेकन टू मेक इट, कितना टाइम लगा हमें इसे बनाने के लिए, अबाउट 2 आवर्स। इट यूज, इसका यूज़ क्या है, टू कीप पेन, पेंसिल एंड अनदर स्टेशनरी आइटम इन अनऑर्गेनाइज्ड वे, कि एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम पेन, पेंसिल और जो भी हमारा स्टेशनरी का सामान है वो हम इसमें रख सकते हैं। देन 7 है हु गाइडेड और टॉट यू, किसने आपको गाइड किया ये बनाने के लिए, या आपको किसने सिखाई है, तो माई क्राफ्ट टीचर गाइडेड एंड टॉट मी, ठीक है, मेरी जो क्राफ्ट टीचर्स थी उन्होंने मुझे इसको बनाने के लिए गाइड किया और उन्होंने मुझे ये सिखाया। ओके, देन आपको इसके फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आर्टिफैक्ट के बारे में आप लिख सकते हैं। द आर्टिफैक्ट आई मेड इन माई क्लास, माई क्राफ्ट क्लास इज अ पेन स्टैंड, आई यूज आइसक्रीम स्टिक्स, फेविकोल, कलर्ड पेपर, foam sheet, decorative flowers and glue to make it. I also use scissors, ruler and pencil during the making process. First, I stuck the ice cream stick vertically to form the side of the stand. Then I stuck more sticks around the base and the top edge to make it strong. After that, I decorated it with colored paper strips and foam flowers. It took me about 2 hours to complete the pen stand. It is used to keep pen, pencil and other stationery item in unorganized way. My craft teacher guided me and taught me how to make it. इस तरीके से आप फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन भी यहाँ लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है लर्निंग बियॉन्ड द टेक्स्ट। आइडेंटिफाई एनी आर्ट और क्राफ्ट आइटम फ्रॉम योर रीजन एंड मेक अ प्रेजेंटेशन डिस्क्राइबिंग इट्स फीचर्स। आपको कोई भी एक आर्ट आइडेंटिफाई करनी है आपके रीजन में, आपके क्षेत्र में, और उसकी प्रेजेंटेशन देनी है, उसके बारे में उसके जो फीचर्स है उसको डिस्क्राइब करना है, क्या क्या मटेरियल यूज किया जाता है, एंड प्रोसेस इन्वॉल्व इन मेकिंग इट, कौन से प्रोसेस से इसको कंप्लीट किया जाता है, बनाया जाता है, प्रक्रिया बतानी है, इट्स यूजेस बतानी है, उसके क्या क्या यूजेस होते हैं और भी इसके बारे में बताना है। यू मे रेफर टू द पॉइंट्स गिवन इन द ऑन द नेक्स्ट पेज, इन पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं जो नेक्स्ट पेज पे लिखे हैं। देखो ये नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको बताना है, एंड इट्स फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये बतानी है, अपीयरेंस बताना है कैसा लगता है वो देखने में, शेप क्या है, साइज क्या है और कलर क्या है, व्हाट इज इट मेड अप ऑफ, किस चीज़ों से बना होता है, विच रीजन डज इट बिलोंग इट, कौन से रीजन से बिलोंग करता है, हाउ हैज़ इट बीन यूज ट्रेडिशनली, ठीक है, इसे कैसे यूज़ किया जाता है ट्रेडिशनली, पारंपरागत रूप से कब से यूज़ होता आ रहा है, इज देयर एन ओरिजिन स्टोरी एसोसिएटेड विद इट, मतलब इसकी शुरुआत की जो स्टोरी, अगर इससे कोई स्टोरी जुड़ी हुई है आप वो भी बता सकते हैं। हाउ हैज़ इट इन्वॉल्व्ड ओवर टाइम, हाउ कैन इट बी यूज्ड इफेक्टिवली एंड सेफली इन टुडेज टाइम, और आज के समय में हम इसका यूज़ इफेक्टिव वे से और सेफली किस प्रकार से कर सकते हैं आपको वो बताना है। ठीक है, तो आपके रीजन में कोई भी ऐसी चीज़ है क्राफ्ट से रिलेटेड, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड, जिसके आपको प्रेजेंटेशन आप दे सकते हैं तो आपको वो देनी है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको एक आंसर बता देती हूँ, पर ज़रूरी नहीं आपको यही लिखना है, आप अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि वहाँ पे क्या फेमस है। ओके, पे एग्जाम्पल के लिए जो आपको आंसर लिखाया गया है, क्राफ्ट आइटम पोट्री के बारे में हम पढ़ेंगे, मिट्टी का बर्तन। पोट्री इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट वेल नोन क्राफ्ट फॉर्म इन इंडिया। ये एक बहुत ओल्डेस्ट और वेल नोन, सब जानते हैं इसे, क्राफ्ट फ्रॉम इंडिया से। पोट्स मेड फ्रॉम क्ले आर यूजली राउंड और ओवल इन शेप। They come in various sizes from small decorative pots to large water storage vessels. Their color is generally reddish brown or earthy brown and the surface can be smooth or textured depending on the design. Pot is made from natural clay और मिट्टी, ये natural clay और मिट्टी से बने होते हैं। The clay is mixed with water to make it soft and pliable. Sometimes sand or straw is added to strengthen it. Natural color and paints are used to decorate
द फिनिश्ड प्रोडक्ट। पोट्री इज प्रैक्टिस अक्रॉस इंडिया बट खुर्जा इन उत्तर प्रदेश, Jaipur in Rajasthan and Manipur are specially famous for it. Traditionally, clay pots were used for storing water, cooking food and carrying grains. Clay lamps called diyas are still used during festivals like Diwali. दिवाली में हम दिया जो यूज़ करते हैं वो भी क्ले के ही बने होते हैं. Pottery is one of the mankind oldest craft dating back to the Indus Valley civilizations. Over thousands of years it has evolved from basic utility ware to decorative art. Today, potters use both traditional hand wheels and modern electric wheels to create their pieces. Today, pottery is used as decorative item, flower pots, cooler, chai cups, and artistic showpieces. Using clay product is also eco-friendly as they are biodegradable. Many people are now buying handmade pottery to support local artisans to and promote sustainable living. तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं. ज़रूरी नहीं आपको पोट्री के बारे में बताना है, आपके एरिया में क्या फेमस है आप उसके बारे में बता सकते हैं. जैसे कोई बच्चा अगर बिहार से बिलोंग करता है तो वो वहाँ पे मधुबनी पेंटिंग बहुत फेमस है, आप उसके बारे में बता सकते हैं. ठीक है. और पश्मीना शॉल जो जहाँ पे जो चीज़ें फेमस है आप उसके बारे में बता सकते हैं, किस तरीके से वो बनती है, क्या मटेरियल उसमें यूज़ किया जाता है. ओके. सेकेंड क्वेश्चन है, यू कैन ऑल्सो मेक योर ओवन हैंड फैन. अपना आपको खुद का हैंड फैन बनाना है. टेक आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर्स गिवन बिलो. नीचे आपको कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं पिक्चर्स की, इनसे आप आइडिया ले सकते हैं. एंड इन ग्रुप्स ऑफ 4 के ग्रुप्स में आपको ये काम करना है. मेक योर ओवन हैंड फैन, अपना हैंड फैन बनाना है. डिस्प्ले द हैंड फैंस इन द क्लास, क्लास के अंदर आपको डिस्प्ले करना है अपना बनाया हुआ हैंड फैन. एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस यूज टू मेक इट, और इसका प्रोसेस आपको बताना है किस तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं. ये है आपका हैंड फैन फर्स्ट वाला, इस तरीके से आप बना सकते हैं. देन सेकंड पेपर हैंड फैन है, आप ये इस तरीके से बना सकते हैं. क्लास टीचर की हेल्प से आप अपनी क्लास में ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे. ओके. तो यहीं तक आपके थे क्वेश्चन आंसर जो कि कंप्लीट हो गए हैं. नेक्स्ट जो पार्ट है हमारा, नेक्स्ट आपको स्टोरी दी हुई है द लास्ट लीफ, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. यहाँ पे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं. आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे. कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. थैंक यू.